कि रोजमर्रा में मामूली सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार के लिए जो दवाइयां आप खाते हैं वो आपके लिए कितनी खतरनाक है? शायद नहीं। और यही कारण है कि सरकार ने 344 FDC यानी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर रोक लगा दी है। लेकिन दूसरी तरफ इसे विडंबना ही कहेंगे कि दवा कंपनियां सरकार के फैसले पर कोर्ट से एक के बाद एक स्टे ले रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि ये दवाइयां आपके लिए कितनी खतरनाक है और क्या खुद दवा कंपनियों को भी इन्हें बनाना बंद नहीं कर देना चाहिए। चर्चा में आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर रवि मलिक, फिजिशियन डॉक्टर मोहसिन वली, साथ ही शामिल हो रहे हैं फाइजर के पूर्व MD केवल हांडा। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले हम चलेंगे हमारी संवाददाता दीपाली नंदा के पास, जो इस मामले में हमें अभी तक का पूरा अपडेट देंगी। अब दीपाली, इस हफ्ते सरकार ने 344 फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन यानी एक तरह से कॉकटेल वाली दवाओं पर बैन लगा दिया। उसके बाद कंपनियां एक एक करके कोर्ट में लेकर स्टे ले रही हैं। अब तक कितनी कंपनियों को आजादी मिल गई है फिर से ये दवाइयां बेचने की? 10 मार्च को स्वास्थ्य मंत्रालय ने करीब 344 दवाइयों पर बैन लगाया और जैसे ही बैन का नोटिफिकेशन आया उसके बाद एक के बाद बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अभी तक जितनी कंपनियों की दवाइयों पर बैन लगाया गया है उसमें सबसे पहले राहत मिली अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर की, जिसका एक काफी पॉपुलर जो कफ सिरप है कोरेक्स कफ सिरप, इस पर भी उन 344 जो दवाएं हैं उनके तहत ये आती है और इस पर भी सरकार ने नोटिफिकेशन के तहत बैन लगाया था। लेकिन इस पर कोर्ट ने राहत देते हुए जो स्टे लगा दिया गया है। अगर हम 15 मार्च की बात करें तो अबॉट जो एक दिग्गज फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसकी भी एक फेमस और काफी रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाला कफ सिरप है फेंसाडिल, ये भी वो दवा है जो 344 दवाओं की लिस्ट में आता है जिस पर बैन लगाया गया है। लेकिन इस पर भी कोर्ट ने स्टे देते हुए इस कंपनी को राहत दी है। और 16 मार्च को प्रॉक्टर एंड गैम्बल की विक्स एक्शन 500 दवा पर भी कोर्ट ने स्टे लगा दिया गया है जो बैन लगाया गया था। और आज वॉकहार्ट को भी एक बड़ी राहत देते हुए कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। और कोर्ट का आज ये साफ तौर पर कहना था कि जिस आधार पर फाइजर अबॉट और प्रॉक्टर एंड गैम्बल को राहत दी गई है उसी आधार पर इस कंपनी को भी राहत देना लाजमी है, तो स्टे लगा दिया गया है। और बताया ये भी जा रहा है कि जिस आधार पर अब इनको दिया गया है उसी को देखते हुए सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, एलकैम और माइक्रोलैब जैसे ये आधार है क्या? ये आधार है क्या दलील लेकर फार्मा कंपनियां जा रही है कोर्ट में और उनको स्टे मिल रहा है? जी, जो अभी तक हमें जानकारी मिल रही है सबसे पहले ये कि कोर्ट ने साफ तौर पर जो नोटिफिकेशन है उसको जस्टिफाई नहीं करार दिया गया है, क्योंकि जितनी भी दवाएं हैं वो डेली यूज पर और काफी बड़े पैमाने पर सेल की जाती है। इसी को आधार बनाते हुए कोर्ट ने बड़ी राहत दी है और इन सभी मामलों में जो अगली सुनवाई होगी वो 21 मार्च को होगी। जी, यहाँ पर यह भी खबर आ रही है कि कोर्ट ये देख रही है कि जो अथॉरिटीज है उन्होंने इन कंपनियों को नोटिस नहीं दिया कि वो रिव्यू कर रही है दवाओं को और बैन करने के पहले उनको जानकारी नहीं दी, शायद इस टेक्निकलिटी पर वो निकल रहे हैं। लेकिन आपको बताते हैं कि FDC सेहत के लिए कितना खतरनाक है इसका अंदाजा दरअसल लोगों को भी नहीं है। हमने आम लोगों से पूछा कि क्या उनको जानकारी है इन दवाइयों के बैन होने की। आइए देखते कि लोगों ने क्या कहा। ये दवाएं ऐसी हैं जो आसानी से दुकानों पर मिल जाती हैं और एक परंपरागत ये है कि भाई मैंने आपको बताया, आपने किसी और को बताया खांसी के लिए ये सिर्फ है, उस आधार पर हम ये दवाई ले लेते हैं। वैसे इसका कोई आज तक हमें किसी तरह का कोई इफेक्ट हमें नजर नहीं आया। जितनी ये दवाइयाँ होती हैं साइकोट्रॉपिक दवाइयाँ होती हैं या जिसके अंदर कुछ ट्रैंकुलाइजर होता है, तो ये दवाइयाँ वैसे तो कम मात्रा में लेनी चाहिए। जैसे कि कोई कफ सिरप वगैरह है, जैसे फेंसिडिल है उसको बैन कर रहे हैं या कोरेक्स है उसको बैन कर रहे हैं, तो वो जायज नहीं है। अगर उसमें कोई डिफेक्ट मेरा होगा तो हो सकता है बंद कर दियो, लेकिन वैसे तो हम तो मानते नहीं, हमें तो कोई साइड इफेक्ट दिखाई नहीं दिया। ये हम भी लेते हैं, घर में भी लेते हैं, बच्चों को भी देते हैं, ऐसा कोई नहीं। अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई, हम लोग तो यूज करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई इसमें शरीर में कोई, अब दवाइयाँ तो सभी नुकसान देती हैं, कोई भी खाओ साइड इफेक्ट सबके होते हैं, लेकिन इससे मुझे नहीं। इसके बदले में कुछ ना कुछ तो मतलब मेडिसिन मिलना चाहिए ना, जैसे विक्स की गोली है या खांसी का सिरप है, इसके बदले में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। फिर कोई मेडिसिन तो होगा, दूसरा निकालेंगे फिर।
तो लोगों को ज्यादा जानकारी है भी नहीं इसके बारे में, और उनका तर्क ये है, जो वैसे दवा कंपनियों का भी है, कि अब तक तो कुछ हुआ नहीं है, तो इसमें चिंता की बात क्या है। आइए अब पहले समझते हैं कि चिंता क्यों हो रही है और इनको बैन क्यों किया गया है। डॉक्टर मोहसिन वली, अगर हम समझाएं आप हमको कि एफडीसी या जो फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन या फिर एक तरह से कॉकटेल आप कहें एंटीबायोटिक्स का, उनका इतनी बड़ी मात्रा में लेने से नुकसान क्या है लोगों को? हाँ देखिए, सडनली जो हुआ है ना, तो सभी लोग फिक्स में आ गए हैं। मैं आज भी स्टडी किया, मैं 3-4 दिन से ये स्टडी कर रहा हूँ। बड़े अजीब अजीब से कॉम्बिनेशन है इसमें जो शायद हमने कभी लिखे नहीं है। जैसे अभी एक कॉम्बिनेशन मैंने देखा है, अमोक्सिसिलिन, सेफिक्सिम, पोटेशियम क्लोबुलिनिक एसिड, लिवोफ्लॉक्सासिन, ऑर्डिनाजोल, अल्फा टोको। इसमें एक विटामिन है, एक एंटी एमीबिक एंटीबायोटिक है, एक नॉर्मल सिस्टमिक एंटीबायोटिक है। तो इनको क्या किया है ना, कंपनीज ने अपना अट्रैक्ट करने के लिए डॉक्टर्स को भी और मार्केट को भी कुछ ब्रांड निकाल दिए जो यूनिक टू देम है। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में जो कॉम्बिनेशन बैन हुए हैं वो ज्यादातर तो वो है, लेकिन एक आध इसमें ऐसा भी आ गया है जैसे फेंसिल कोरेक्स, जो टाइम टेस्टेड पुरानी दवाइयां हैं, बट चूंकि वो भी कॉम्बिनेशन फेयर डोज उसमें एफडीसी में आ गए हैं, फिक्स डोज में, तो वो भी बैन हो गए हैं। तो देखिए, बैन वर्ड ही गलत है। ये यूजुअली जब कोई चीज ऐसा, जब मैगी हुआ था तो किसी ने ये नहीं कहा था मैगी पर बैन लग गया है, मैगी को मार्केट से उठा लिया गया था, पाबंदी लग गई है। वैसे कहा था कि मैगी पर बैन लगा है। अगर आप समझा सके डॉक्टर वली, यही कहा था हमने कि मैगी पर बैन लगा है। समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ। जी डॉक्टर वली, अगर आप बताएं कि आम लोगों को क्या खतरा है इन दवाइयों से, क्योंकि अगर सच माने तो ये कॉम्प्लेक्स जो टर्म्स है, फार्मास्यूटिकल टर्म्स, ये हमारे दर्शक शायद ना समझेंगे, हम नहीं समझेंगे। हमें क्या होगा अगर हम ये दवाइयां लें? आदमी की भाषा में समझा देता हूँ जी। मैं आपको ये वाला एग्जांपल देख के एकदम समझ में आ जाएगा। एक दवा है जिसमें एक दर्द की दवा है निमोसिलाइड, उसमें सेट्रिजीन है और साथ में कैफीन है। दर्द की दवा के साथ एक एंटीएलर्जिक कॉम्बिनेशन है, उससे नींद आती है, तो उसके साथ कैफीन मिला दिया गया जिससे नींद नहीं आती है। तो ये ऐसा चीज है जो सबकी समझ में एकदम आ जाएगी। तो इसमें अगर कैफीन की जरूरत नहीं है तो कैफीन चली जाएगी बॉडी में। अगर ये पेशेंट रात को ये दवा खा लेगा तो उससे हो सकता है नींद ना आए। जो मिनिस्ट्री ने स्टेप लिया है वो बहुत ही समझदारी से रिसर्च के बाद लिया है जी। लेकिन इन लोगों का जो कंपनीज का टेक है वो ये है कि हमको सुना नहीं गया या हमको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, जिसकी वजह से लीगल उनको पॉइंट मिल गया और उनका जो है वो स्टे मिल गया। देखिए, ये स्टे कॉन्टेस्ट होगा और ये पब्लिक इंटरेस्ट में कॉन्टेस्ट होगा और गवर्नमेंट का स्टेप सोच समझ के है, उस इंटरेस्ट में वो होगा। और जो जैसे कुछ लोगों ने कहा, एक तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, एक आपके जो व्यूअर हैं उनकी बात कि सभी दवाओं के साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो हम लोग ज्यादातर जो कोशिश कर रहे हैं इस तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर्स को भी, पेशेंट्स को भी, मार्केट को भी, कि जेनेरिक दवाओं का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो और जो सस्ती भी हैं। ये एक पॉइंट है इसकी बैकग्राउंड में। जी जी जी। दूसरा बैकग्राउंड में ये पॉइंट है कि जो दवाई की जरूरत नहीं है वो बॉडी में न जाए। तीसरा जो कोई डिस्कस नहीं कर रहा है वो कोरेक्स जैसी जो दवाएं हैं जिनसे नींद आती है, वो बच्चे आजकल हॉस्टल्स में नशे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही सीरियस नई प्रॉब्लम बिल्कुल खड़ी हो गई। इनका गलत इस्तेमाल भी होता है। केवल हांडा जी, अगर आप हमें बताएं कि कंपनी आप जा तो रही है टेक्निकलिटी पर, वो स्टे लेकर आ रही है और इनकी बिक्री फिलहाल चली है, लेकिन क्या कंपनियों को खुद नहीं ये बात मान लेनी चाहिए कि इस वक्त एफडीसी इस तरह की दवाइयों का जो प्रोपोर्शन है भारत के बाजार में वो 40% से ज्यादा है, जो दूसरे देशों में 11-12% का है, चाइना में फॉर एग्जाम्पल 13-14% का है। तो क्या ये जिस तरह से बिक रहा है धड़ल्ले से, उस पर खुद कंपनियों को नियंत्रण नहीं करना चाहिए इन पब्लिक सेफ्टी? ये बात आपकी सही है। अभी इसीलिए गवर्नमेंट का नवा रूल है कि जो भी एफडीसी नवा अप्रूव होता है, न्यू प्रोडक्ट होता है, वो डीटीएबी में जाता है, जो वहां पे एग्जामिन किया जाता है। अगर उनको लगता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या ये प्रोडक्ट में सेफ्टी चाहिए, एफिकेसी चाहिए, तो उसको क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए भेजते हैं। जब क्लिनिकल ट्रायल्स का डेटा होता है उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि ये प्रोडक्ट अप्रूव करे या नहीं करे। तो ये चीजें पहले होती नहीं थी। तो अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं जिनको बैन किया गया, मैं डॉक्टर की मेहनत कहता हूं कि कई प्रोडक्ट्स कॉम्बिनेशन टोटल इरेशनल है जो बैन होनी चाहिए, पर जो काफी प्रोडक्ट्स है जहां पे कि बैन का कोई रीजन भी नहीं होता,
ये नहीं कि हमारे यहाँ पे ज्यादा बिकता है, किसी के यहाँ कम होता है, ये रीजन तो नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा है कि इसमें थेरापेटिक वैल्यू नहीं है, मतलब ड्रग दे दी है पर उसमें उसका कुछ फायदा नहीं है ना। वो रीजनिंग उनको जस्टिफाई करनी चाहिए हर प्रोडक्ट में, इसकी थेरापेटिक वैल्यू है कि नहीं, मेडिकल रैशनल है कि नहीं, ये मौका देना चाहिए कि कंपनियों को कि अप्रूव करें इसमें है। और अगर कोई ग्रे एरिया है तो उसकी ट्रायल करें, नहीं, लेकिन या पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग डेटा देखिए और फिर बैन करें। जी, जो मुझे समझ में आ रहा है डॉक्टर रवि मलिक, और आप बताएं, एक्सपर्ट लोग तो आप हैं, कि सरकार का कहना है कि इसमें दवाइयां इसलिए दी जाती है क्योंकि डॉक्टर चाहते हैं कि 2-3 दवाओं के बजाय एक ही गोली में सब काम हो जाए। लेकिन इसका अगर गलत इस्तेमाल होगा, ज्यादातर ये दवाइयां दी जाएंगी तो रेजिस्टेंस आ जाएगी लोगों में, यानी जब आप बीमार हैं एंटीबायोटिक ले रहे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि जो ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर 3-4 दवाइयों का मिश्रण बना दिया जाता है, और एक तो पेशेंट को जबरदस्ती वो 3-4 दवाइयां लेनी पड़ जाती हैं। दूसरी चीज है, इस मिश्रण के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि देयर शुड बी ए थेरेप्यूटिक जस्टिफिकेशन। उन कॉम्बिनेशन को बनाने का जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, उसके अंदर रैशनैलिटी होनी बड़ी जरूरी है। तो जो ये दवाइयां उन्होंने रोकी हैं बिक्री से, वो इसीलिए रोकी होंगी सरकार ने, या अच्छा मिनिस्ट्री का स्टेप है कि हो सकता है इनमें से बहुत सारे कॉम्बिनेशन जो हैं वो इर्रेशनल है। जैसे कि आपको एग्जांपल दूं कि एक दवाई जो 8-8 घंटे बाद देनी चाहिए और एक दवाई जो 24 घंटे में एक बार देनी चाहिए, उन दोनों को आप मिला ही नहीं सकते, क्योंकि या तो आप 24 घंटे की दवाई को 3 बार दें, विच इज अनएथिकल और विच इज रॉन्ग, विच देर इज नो रैशनल, या आप 8-8 घंटे की दवाई को एक बार दीजिए। तो ये दवाइयां हैंडपिक्ड हैं, चुनी हुई हैं, और इनके ऊपर पूरी जांच होने के बाद में इनको रोका गया है। दूसरी चीज, पॉलीथेरेपी से क्या होता है, जब हम बहुत सारी दवाइयां देते हैं, मैं आईएमए में तो खैर हुई, लेकिन बेसिकली आई एम ए पीडियाट्रिशियन ऑल्सो, तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि बच्चों में भी हमारी कोशिश रहती है कम से कम दवाई दी जाए जी। तो जो ये 3-3, 4-4 दवाइयों के मिश्रण होते हैं, इनके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। दूसरी चीज ये भी है कि साइड इफेक्ट्स अक्सर कई बार रिपोर्ट भी नहीं होते हैं। अब आप अगर कोई ऐसी दवाई ले रही हैं, आपको थोड़े बहुत उससे चक्कर आ रहे हैं, वो हो रहे हैं, तो इतने ये रिपोर्ट बैक भी नहीं होते हैं। तो इसके अंदर रैशनैलिटी देखनी बड़ी जरूरी है, ये मुद्दा उठना बहुत जरूरी है कंज्यूमर्स के लिए भी। नहीं, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर डॉक्टर मलिक, क्योंकि इसमें से देखिए हम लगातार लिस्ट आपको दिखा रहे हैं, नीचे स्क्रीन पर हमारे सारे दर्शक लिस्ट देख सकते हैं उन प्रमुख नामों के जो इस बैंड लिस्ट में हैं, और इनमें से ऐसे कई सारे हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब भी नहीं करते। जरा सी सर्दी हुई, जरा सा बुखार हुआ, बदन दर्द हुआ तो आपने केमिस्ट से उठाकर खा लिया, जितना मन किया आपने खा लिया, सेल्फ प्रिस्क्राइब हम सब करते हैं, लेट्स एडमिट इट। डॉक्टर वली, इसका कितना बड़ा खतरा है, क्योंकि जैसे हमने आम लोगों से बात की, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी को पता भी नहीं है। देखिए, इसका खतरा बाहर जब हम जाते हैं विकसित देशों में तब समझ में आता है। मेरी फ्लाइट में 2 घंटे बाकी थे और अमेरिका में मुझको अपनी वाइफ के लिए एक हार्मोनल प्रिपरेशन लेनी थी जो उसको प्लेन में चढ़ने से पहले खानी थी। मैं खुद 1.25 घंटा डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लिखवाने के बाद लाइन में लगा रहा और फिर सिर्फ मुझे वो 2 गोली मिली जितनी जरूरत थी। हम लोगों के यहाँ क्या है कि ये एक बहुत ज्यादा मल्टीप्लाइड एक चीज है, मरीज बहुत हैं, डॉक्टर्स बहुत हैं, दुकानें बहुत हैं, तो कुछ इसकी स्टैटिस्टिक्स नहीं रखी जाती। मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बड़ा इसमें जो मज़ायका खेज है वो दिखाता हूँ। आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस, हेपेरिन और डाइक्लोफेनेक। हेपेरिन एक दवा है जो खून पतला करने के लिए दी जाती है, और डाइक्लोफेनेक एक दवा है जो दर्द के लिए बहुत आम तौर पे यूज होती है। ये का कॉम्बिनेशन मेरी समझ में नहीं आया क्या है और क्यों है, ये किस ब्रांड से आता है और क्यों दिया जाएगा ये। ऐसे ही एक कॉम्बिनेशन है बेंजोनियम क्लोराइड और लिडोकेन। ये आजकल लिडोकेन तो खैर मिल ही नहीं रहा है बाजार में, ये भी बड़ा फनी है। दूसरा रोनोसिकम, पैरासीटामोल, ट्रामाडोल। ये कई कॉम्बिनेशन इसमें बड़े मज़ायका खेज हैं जो कि जिनके खिलाफ कोई केस वेस भी नहीं आए हैं। ये इसमें ज्यादातर ब्रांड का वो है कि कॉम्पिटिटिवनेस के भाई मेरे ब्रांड में ये इन एडिशन एट नो कॉस्ट है। ये भी एक स्टेप आता है जब नया ब्रांड कोई लाते हैं कॉम्बिनेशन वाली। जी नहीं, कॉम्पिटिटिवनेस हम समझ सकते हैं, लेकिन ये टॉफी बिस्किट एट व्हाट कॉस्ट, कॉम्पिटिटिवनेस एट व्हाट कॉस्ट, कॉम्पिटिटिवनेस एट व्हाट कॉस्ट। लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम केवल हांडा जी से पूछेंगे
कि किस बेसिस पर दवा कंपनियां ये कर रही हैं, और अगर ऐसा काम कर रही है तो सिर्फ ड्रग्स बैन करने से क्या होगा, और एक्शन होनी चाहिए, क्या पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। इस पर हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, जाएगा नहीं। हल्के से सर्दी खांसी जुकाम के लिए ज्यादातर लोग डॉक्टर के पास जाते ही नहीं हैं, वो बस अपने केमिस्ट की दुकान से एक दवा ले लेते हैं। और सबका अपना अपना फेवरेट है, अपना फेवरेट ब्रांड जो लगता है कि ये तो मेरे लिए बिल्कुल काम करता है। अब उसमें से कई ब्रांड्स के नाम शायद आपको इस वक्त स्क्रीन के नीचे दिख रहे हैं, वो ऐसे ब्रांड हैं जो बैन हो चुके हैं। क्यों बैन हो रहा है, इस पर हम खास चर्चा कर रहे हैं। केवल हांडा जी, इसमें जो सामने निकल कर आ रहा है कि दवा कंपनियों ने इसमें थोड़ी सी गड़बड़ की है, या आप कह सकते हो स्लाइनेस दिखाई है। वो परमिशन तो ले लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट से, और सपोज उन्होंने एक स्टेट से उसकी परमिशन ली है उस दवा को बेचने की, और फिर वो पूरे भारत में बेच रहे हैं, तब तक उनका परमिशन पेंडिंग है नई दिल्ली की तरफ से, यानी केंद्र सरकार की तरफ से। क्या ये एक कोशिश नहीं है पूरे रूल्स नियमों को तोड़ने की? जो पहले रूल था वो होता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल लॉन्च हो चुका है, कोई ड्रग लॉन्च चुका है और 4 साल पुराना है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट उसकी अप्रूवल दे देती है। नाउ इसमें वो अगर स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल है तो यू कैन लॉन्च एनीवेयर इन इंडिया। तो इसमें कोई मतलब जो रूल है, अगर रूल के साथ खेले गए लोग तो उसको आप बोलें कि खेल खिलवाड़ की गलत बात है। दूसरी बात यह है कि अगर ये प्रोडक्ट्स इरेशनल है तो स्टेट गवर्नमेंट को भी इसको अप्रूव नहीं करना चाहिए था, और अगर डीसीजीआई को की नजर में उस वक्त आया तो उसको स्टेट को पुल अप करना चाहिए था कि ये क्यों आपने अप्रूव किया। खैर वो बात पुरानी है, अभी ये सब दवाइयां अप्रूव हो चुकी हैं। अब उन्होंने क्या किया है, सब दवाइयों को उन्होंने बैन कर दिया है, जिसमें मैं कहता हूं कोई ऐसी है जो बैन नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसी है जो बैन होनी चाहिए, कुछ ऐसी है जिनके और डेटा चाहिए, जिसके लिए ट्रायल करनी चाहिए। तो ये मौका सबको देना चाहिए कि कैसे करें। ये नहीं कि आपने एक दिन उठ के कह दिया कि नोटिफिकेशन कर दिया। लेकिन क्या ये एक दिन उठ के कह दिया वाली बात है भी हांडा साहब? क्योंकि 2014 से ये कमेटी बिठाई गई, 2 साल में उन्होंने अध्ययन किया है। और डॉक्टर रवि मलिक, इस पर मैं आपकी राय चाहूंगी कि ये कमेटी ने कोई जांच पड़ताल करके ये लिस्ट बनाई होगी? डेफिनेटली इसके अंदर पूरी जांच पड़ताल हुई होगी, इनको वैसे रोक नहीं लगाई होगी, और जांच पड़ताल भी इन्होंने काफी सारी दवाओं पे की होगी, जिनमें से कुछ दवाएं जिनकी कि इन्हें कॉम्बिनेशन लगे होंगे कि जिसमें थेराप्यूटिक जस्टिफिकेशन नहीं है, उन्हीं को बैन किया होगा, और उसके ऊपर डेफिनेटली आधार होगा कि इसको इन सब दवाइयों को बैन करना है। इसमें मैं ये भी बता दूं कि जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस होती हैं उसके अंदर कई बार पेशेंट्स को काफी साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, और पेशेंट्स की सेफ्टी के लिए पेशेंट की सेफ्टी को अगर मद्देनजर रखते हुए हम लोग इसको बैन करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और इस चीज का समर्थन सब लोगों को करना चाहिए। और अगर इसके अंदर कुछ फर्दर स्टडीज आर रिक्वायर्ड, वो साइड बाय साइड होनी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज ये जरूर बताना चाहूंगा, जैसे कि डॉक्टर बली ने भी बताया, बहुत सारी कॉम्बिनेशन ऐसी हैं जो कि देखने में ही इर्रेशनल लगती हैं। बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं, जैसे निमोस्लाइड को डाइक्लोफेनेक के साथ में कंबाइन कर रखा है, जो कि इन्होंने बैन किया है। तो बहुत सारी चीजें जो हैं उनके अंदर कोई औचित्य है या उनके अंदर कोई रैशनैलिटी नहीं दिखती है। फिक्स डोज, अच्छा एक और चीज जैसे बताऊं, निमोस्लाइड और पैरासीटामोल की डिस्पर्सेबल टैबलेट्स, हाँ नहीं, इसमें डॉक्टर जो कि बच्चों के अंदर निमोस्लाइड जो है वो बैन है, 12 साल से छोटे बच्चे के अंदर देना। ये सारी जानकारी डिस्पर्सेबल टैबलेट बनाना आपके पास है, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, आप डॉक्टर हैं। जनता को क्या पता, पेशेंट को क्या पता, जो डॉक्टर लिख लेगा हम ले लेंगे। तो उसमें कितनी जिम्मेदारी डॉक्टरों की होती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, जाएगा नहीं। दवाइयां आपके लिए कितनी खतरनाक हो सकती हैं, और ये आम हम ब्रांड्स की बात कर रहे हैं, कुछ आम ब्रांड्स की बात कर रहे हैं। ये पता चला जब सरकार ने 344 दवाइयों पर बैन लगाई है, खबर है कि और दवाइयां इस लिस्ट में जुड़ सकती है। अब डॉक्टर वाली, इसमें जो पॉइंट हम रेस कर रहे थे, इसमें खुद डॉक्टरों की कितनी जिम्मेदारी है? क्योंकि दवा कंपनियां बनाएंगी, वो पुश करने की कोशिश करेंगी, लेकिन डॉक्टर ऐसी चीजें प्रिस्क्राइब करने के पहले 10 बार नहीं सोचे।
नहीं, बिल्कुल। मैं तो आपको अभी मिसाल दी, यूएसए में एक दवाई एक नाम से एक कंपनी बनाती है, उसकी कलर कोडिंग होती है, उसका कोड नंबर होता है। हमारे एक रेनिटिडीन है, 40 कंपनियां बनाती हैं, 40 रंग की होती है, 40 उसकी प्राइसेस होती हैं। एक बात मैं यहां सबसे बड़ी बात जो बताने जा रहा हूं, ये मुद्दा जो उठा है, हेल्थ मिनिस्ट्री हैज डन ए गुड होमवर्क, नंबर 1। ओके, नाउ कम टू द ब्रांड एंड कम टू द कंपनी साइड। आई विल गिव देम ए सोल्यूशन। When I was a child, there was a drug called Irgapyrin, made by very big company. So the Irgapyrin was banned. Now the name was important, the brand was important. So they put diclofenac in the bottle of Irgapyrin, at the label of Irgapyrin, in the brand of Irgapyrin. They did not let the brand go waste. So इसीलिए जो बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे कोरेक्स, आप बार बार नाम ले रहे हैं, मैं नाम नहीं लेता हूँ नॉर्मली, तो उसमें 2 इंग्रेडिएंट हैं, एक को आप कोरेक्स बना दीजिए, एक को आप ग्रैंड कोरेक्स बना दीजिए। नहीं, अच्छा सोल्यूशन आपने दिया है कंपनियों को कि अलग अलग बचा के रखें, उसको अलग अलग करके। लेकिन इस वक्त हमें ज्यादा चिंता, कीप द ब्रांड इंटैक्ट, हमें ज्यादा चिंता आम लोगों की है। कंपनियां तो अपना पॉइंट रख ही रहे हैं कोर्ट में, तो हम उम्मीद करेंगे लोगों से कि वो इस पर अलग अलग लिखना पड़ेगा और फिर ये दवाइयां ले। पूरी तरह से हमारा समय समाप्त हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस खास चर्चा में आज जुड़ने के लिए। नमस्कार।